नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक से रिलेटेड चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, क्लास 12th फिजिक्स। तो बच्चों ये पूरा आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ग्राफिकल भी, थ्योरेटिकल भी, कॉन्सेप्चुअल भी, न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो बने रहो, आपको पूरा क्वेश्चन वाइज रिवाइज होने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन रिवाइज करोगे आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होने वाली है, फॉर्मूला भी, ग्राफ भी, बहुत सारी चीज़ें। हैव ए लुक। स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है बच्चों, भूलना नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक बार में दो क्वेश्चन लिख के देखते हैं, करके देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज दिस वन, द करंट इन द वायर इज। आसान है बच्चों, हम लोगों ने किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन के साथ जो थियोरेटिकल फॉर्मूलेज हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। हमारे पास क्या है, यहां पे इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है P, यहां फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी गिवन है, करंट इन द वायर फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या करें और कैसे करें बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। इसमें कौन सी क्वांटिटी मिसिंग है जो हमको फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है करंट I, बाकी सब तो गिवन है, तो सबकी वैल्यूज तो हमारे को मालूम है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। मी नॉट की वैल्यू हमारे को मालूम है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा, और मीटर में कैसे लिखते हैं 2 अपॉन 100, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कैलकुलेट करके हम लोग I निकाल सकते हैं, B की वैल्यू गिवन है। तो 2 पाई से ये कट जाएगा 2, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये 100 ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो +5 कर दो, और तो कुछ बचा नहीं है। दिस इज I। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.2 एम्पियर आ रहा है हमारा वैल्यू। ठीक है बच्चों, 0.2 एम्पियर, ये मिल गया हमारा ऑप्शन 0.2 एम्पियर। आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। सेकंड केस, आप लोग पढ़ो, क्वेश्चन ट्राई करो, हाउ टू डू द सेकेंड वन। दूसरा क्वेश्चन कैसे करें। A thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly spread on it. Uniformly spread on it, the ring rotates about its axis with a constant frequency of f revolution per second. कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है f रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसी भी रिंग के लिए, किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एक ही फॉर्मूला होता है, दो नहीं होते। वो फॉर्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड B। म्यू नॉट के टर्म में आंसर है तो रहने देते हैं। करंट नहीं पता है,
लेकिन ये हमको इतना मालूम है, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। लेकिन यहाँ तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो 1 अपॉन टाइम तो फ्रीक्वेंसी हो गया, मीन्स चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी भी तो करंट ही होता है, राइट। चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑल्सो है करंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं Q इंटू एफ डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2R नीचे में किसके पास है, इसके पास है, दिस वन, डी ऑप्शन है ना बच्चों, इजी है, लिख लो बच्चों जल्दी जल्दी। दूसरा करते हैं बच्चों, नेक्स्ट। थर्ड एंड फोर्थ, कॉइल ऑफ वायर हैज एन एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बच्चों आपको ना यूनिट में भी ध्यान देना है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यूनिट में मार खा जाते हैं। एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी सेंटीमीटर है वहाँ 10⁻² कर दो, यहाँ होल स्क्वायर लगा दो, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा बच्चों, यानी कि 600 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 6 इंटू 10⁻², ये हो गया मीटर स्क्वायर। इफ इट कैरीज 1.5 एम्पियर करंट, देखो करंट भी गिवन है मेरे को 1.5 एम्पियर, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने किया हुआ है फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न करंट इनटू एरिया, ठीक है। 500 टर्न्स गिवन है, तो क्या करेंगे 500 टर्न्स डाल देंगे, करंट यहाँ 1.5 डाल देंगे और एरिया भी डाल देंगे, दिस वन। तो 1.6 इंटू ये 9 हो जाएगा, और ये 500 है तो 0 ये कट जाएगा, ये 5 बचेगा, तो ये 45 आ गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। 45 यानी कि ऑप्शन डी इज गिवन, 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। खैर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करना जरूरी है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का फॉर्मूला हम लोगों ने भी डिराइव किया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियोस में। लॉन्ग सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर मीटर, राइट। लॉन्ग सोलेनॉइड has n turns per meter and current 1 ampere is flowing through it. The magnetic field induction at the ends of the solenoid is। देखो बच्चों हम लोगों ने किया हुआ है, सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो यहाँ पे बनता है ना, अंदर में बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वो हम लोगों ने डिराइव किया था μ0 Ni। लेकिन जब एंड की बात होगी, एंड का मैग्नेटिक फील्ड मांगा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड वाले के लिए सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड आएगा हमारे पास μ0 Ni/2, सीधा सीधा, यानी कि ऑप्शन बी आ गया हमारे पास स्ट्रेट अवे, दिस वन। ठीक है बच्चों, घबराने का नहीं है, बिंदास सॉल्व करो, लिख लो जल्दी जल्दी, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, आप लोग देखो एक बार, कर पाओगे, इजी है वैसे। क्वेश्चन अगर समझ जाते हो तो कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। Electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid। हमारे पास सोलेनॉइड है ऐसे 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 ऐसे, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे ऐसे, राइट। देख लेना, डेरिवेशन किया हुआ है हम लोगों ने फॉर्मूले का। अब बोला गया इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव कर रहा है along the axis, this is
देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, दिस वन मिड से पास करेगा, तो इसके एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहा है इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस, मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया। तो इससे क्या होगा, हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला किया हुआ है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, दिस वन क्यू वी बी साइन थीटा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक लाइन में है, यानी कि थीटा है 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाता है। यानी कि कोई भी, हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है डिस्कस, कि कोई भी वेलोसिटी हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो, फोर्स कुछ लगेगा ही नहीं, 0 फोर्स, नो फोर्स एक्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन मारे, कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, राइट बच्चों, यही तो है हमारा आंसर, ये वाला आंसर, कंटिन्यू टू मूव। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के साथ लिंक में लिंक पेपर का लिंक भेज दूंगा, आप लोग खुद से दोबारा ट्राई कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, करंट लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज इन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, द वर्क डज टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट परपेंडिकुलर टू इस प्लेन। यह वर्क डन बोला गया है बच्चों। देखो नया क्वेश्चन, नया सा आपको सीखने को मिलेगा फॉर्मूला। वर्क डन का मतलब हो गया कि जितनी एनर्जी होती है सिस्टम में उतना हमारे को काम करना होता है, टू ओवरकम दैट एनर्जी, तभी वहां वर्क डन होगा। यानी कि जब वर्क डन होता है तो आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, जितना उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना आपको काम करनी पड़ेगी, दैट इज द वर्क डन। द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस है, इसको रोटेट करना है 30 डिग्री से, रोटेट करना है कितने, 30 डिग्री से। तो वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं, यानी कि जो एनर्जी निकालते हैं, वो क्या लिखते हैं हम लोग, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज अ वर्क डन टू रोटेट अ कॉइल। ये फॉर्मूले को पहले आप लोग लिखो। अब हमें यहां देखना है जो एंगल है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो हमने अभी अभी किया था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर के अलोंग रहेगा, दिस इज द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और बोला गया है कि सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है कुछ, तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की बात होगी, मान लो ऐसा कुछ है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ एंगल होगा थीटा जो यहाँ पे गिवन नहीं है, कॉइल को रोटेट के ऐसे रोटेट करना है। जब कॉइल ऐसे एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा तो ये एंगल तो चेंज ही नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि इस एंगल को चेंज होने के लिए ना एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कॉइल कितना भी ऐसे ऐसे रोटेट कर ले लेकिन ये वाला एंगल चेंज नहीं होने वाला, यानी कि दोनों एंगल यहाँ इक्वल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, cos थीटा माइनस cos थीटा दैट इज 0 ओनली, सो 0 वर्क डन इज द ओनली आंसर, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी है, करके देखो खुद से।
इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r makes n rotations per second. Radius r, n rotation per second. The magnetic field for the center of the center has magnitude. देखो सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन है, तो बात वही हो गई, किसी भी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये है. अब हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E लेते हैं, टाइम t ले लेते हैं, ये करंट हो गया. अब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ है नहीं, गिवन नहीं है, इस टाइम को मुझे हटाना पड़ेगा, तो टाइम क्या ले लेते हैं, पूरा रोटेशन का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है, ये हो जाएगा EV अपॉन 2πr. दिस इज द करंट. तो यहाँ डाल देते हैं EV अपॉन 2πr. ठीक है ना. तो कुछ मिला क्या, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. n रोटेशन पर सेकेंड, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें. एक्चुअली n रोटेशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो गया, 1 अपॉन टाइम, हमारे पास E क्या है, 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी की जगह मैं फ्रीक्वेंसी डाल सकता हूँ n, तो En के टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग में ही मुझे आंसर लाना पड़ेगा. सो I की जगह मुझे En लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी. तो आप लिख लो En. सो म्यू नॉट En बाई 2r. दिस इज द ऑप्शन. सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों. आगे बढ़ते हैं. 8th and 9th. Two similar coils of radius r lying concentrically with their planes at right angles to each other. Concentrically बच्चों, जहाँ पर सेम सेंटर हो, दो लूप है, दोनों का सेंटर एक ही है, कॉन्साइड कर रहा है. मतलब एक लूप ऐसा हो सकता है, इसका सेंटर ये, दूसरा लूप ऐसा हो सकता है, उसका भी सेंटर यही, दोनों का सेंटर सेम. ठीक है. अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं. दिस वन, दो सर्कुलर लूप है हमारे पास. ठीक है बच्चों. तो यहां पे बोला गया है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. कैसे होगा रिजल्टेंट, इसमें करंट मान लेते हैं कुछ ऐसे होगा, I. सिमिलर कॉइल्स, एक में करंट I ले लेते हैं, एक में करंट 2I ले लेते हैं. तो एक वर्टिकल ऐसा लूप मान लो आप, तो इसमें जो करंट जाएगा, देखो बच्चे दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है. जब करंट हमारे पास लीनियर हो, ये कैसा है, लीनियर करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा गोल गोल होगा, सर्कुलर होगा चारों ओर. करंट लीनियर, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल. लेकिन अगर करंट गोल गोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होगा, राइट. वाइस वर्सा भी ट्रू है. करंट अगर, ये आपने समझ लिया ना, करंट अगर ऐसा होगा, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे लीनियर होगा ऐसा, या फिर ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा, ऐसा ही होगा. तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर गया है B1, इसके कारण मान लो ऐसे ऊपर जा रहा है, दिस इज B2. दोनों का रिजल्टेंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ B1 एंड B2, है ना. ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग. तो B1 मैंने लिया है I करंट के कारण, सो वी कैन राइट B1 जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2r. दोनों की रेडियस सेम है, करंट सिर्फ अलग अलग है. और B2 में क्या लिखूंगा, म्यू नॉट 2I, ये I है, I1 नहीं है, सॉरी, म्यू नॉट 2I बाई 2r. इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे को फाइंड करनी है. तो रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका आपको मालूम ही है, हमने किया हुआ है क्लास 11th में. अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. इस केस में 90 डिग्री है, ये कॉस 90 0 हो गया.
तो हमारे पास क्या है b1 का स्क्वायर। a और b कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं बच्चों, मतलब a वेक्टर अगर ये है, b वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। a और b कैन बी एनी टू वेक्टर, दिस इज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मी नॉट आई बाई 2r का होल स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, मी नॉट आई बाई r का स्क्वायर, वो हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई r, बाहर आ गया 1/4 प्लस 1, यानी कि √5 का टर्म आने वाला है ना, एलसीएम लेंगे तो बिना पूरा सॉल्व किए भी आप आंसर ला सकते हो। √5 का टर्म कहाँ है किसी में, सिर्फ एक में, ऑप्शन 1 में √5 है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी यहाँ तो रूट रहेगा ही ना, यहाँ किसी में रूट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों 9th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, कर सकते हो, इजी है बहुत। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है बेटे, जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन लगे उसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करो अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। जब भी बेटे दो चार्ज पार्टिकल की बात हो तो सबसे पहले आपको उन दोनों का रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। क्या कुछ रिलेशन है मास को लेके या चार्ज को लेके, वो मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो देख लो, कुछ नया मिलता है इसके बाद भी तो आप गूगल कर सकते, देख सकते हो, पर उसको नोट डाउन करना ज़रूरी है। प्रोटॉन की बात करें हम लोग अगर, और अल्फा पार्टिकल की बात करें, प्रोटॉन की मास m लेते हैं तो अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हेवियर देन प्रोटॉन, और चार्ज अगर इसका q लेंगे, इसका चार्ज ट्वाइस होता है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा चाहिए होगा। इंटर इनटू सेम वेलोसिटी बोल रहा है, इंटर इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ देयर मोशन, यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, और सेंटीमीटर फोर्स मुझे लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने बच्चों पहले भी तो किया हुआ है ना बहुत बार, क्या किया हुआ है, BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ से रेडियस आ जाएगा mv अपॉन BQ, दिस वन, ये रेडियस है। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन, हमें दोनों के लिए रेशियो मांग रहा है ये, और सेम वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट फैक्टर। तो हम लोग क्या करें बच्चों, हम लोग ना फॉर्मूला ये दो बार लिख लेते हैं, एक बार प्रोटॉन के लिए और एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए। जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास m लेंगे प्रोटॉन के लिए, वेलोसिटी तो कह रहा है सेम है, और b दोनों के लिए सेम है, चार्ज q ले लेंगे। और जब अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो मास 4m लेना पड़ेगा, वेलोसिटी सेम लेना होगा, v और v एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी सेम है, दिस इज b, और चार्ज कितना लेंगे तो 2q लेंगे चार्ज। अब इनको हमें देखना है कि हमें क्या रेशियो मिलता है, ये हो जाएगा 2mv अपॉन BQ, ठीक है। यहाँ 2 का ही तो डिफरेंस है, यहाँ 2 अलग आ गया, यहाँ mv बाई BQ है, तो दोनों का रेशियो लेंगे हम लोग rp बाई r अल्फा, तो आ जाएगा 1/2, बड़ा इजी है। तो ऑप्शन 1, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, और बिंदास नोट करना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं, पूरा का पूरा देखोगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और थोड़ी सी आपको इमेजिनेशंस को इंक्रीज करनी पड़ेगी। जहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस आते हैं, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा।
An electric charge plus q moves with velocity v vector 3I plus 4j plus k in an electromagnetic field. Give E vector and B vector. The y component of the force experienced by plus q. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोगों ने वेलोसिटी दिया है, I J K तीनों इन्वॉल्व है यहाँ पे. इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर गिवन. देन y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय. देखो बच्चों, जब हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, वो फोर्स अपनी तरफ लगाएगा. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो किधर लगाएगा? अपनी तरफ. इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे को बोला गया है y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स, वो किधर लगाएगा? v क्रॉस b के अकॉर्डिंग लगाएगा. q इंटू v क्रॉस b. तो v क्रॉस b अगर निकाल लें तो हमारे को मिलने वाला है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स पहले निकाल के देखते हैं क्या मिलता है. v क्रॉस b. अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे को नया चीज़ सीखने को भी मिल जाएगा. बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि v क्रॉस b वेक्टर्स के टर्म में कैसे निकालें. दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 1 1 माइनस 3. तो पहले i के लिए एक्सपैंड करेंगे. इसका एक्सपेंशन मैंने आपको वेक्टर में भी सिखाया हुआ है बच्चों, वेक्टर के वीडियो में आप देख सकते हो. i के लिए एक्सपैंड करेंगे तो 4 इंटू माइनस 3, ये माइनस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1. फिर माइनस j के लिए एक्सपैंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस ऑर्डर जाता है, प्लस माइनस प्लस. माइनस j के लिए एक्सपैंड करेंगे तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 9. फिर 1 इंटू दिस तो माइनस 1. प्लस k कैप इसके लिए जब करेंगे तो 3 इंटू 1 3, माइनस 1 इंटू 4 दिस 1, ये होगा. माइनस 13 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस k कैप. ये हमारे को मिलेगा v क्रॉस b, यानी कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें q से तो मेरे को फोर्स मिल जाएगा प्लस q. राइट, दिस इज प्लस q. ये मैग्नेटिक फोर्स है जो x y z सब जगह लग रहा है ना, तीन मल्टी डायमेंशनल. इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा x एक्सिस की ओर भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा. हम लोगों से मांगा गया है y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. तो y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स तो एक हो गया 10 न्यूटन, और एक हो जाएगा, यहां से निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फोर्स जो y की तरफ ले जाए. इसको x वाला फोर्स है तो x की तरफ ले जाएगा, y वाला फोर्स है जो y की तरफ ले जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू वो E इंटू क्यू होगा. ठीक है बच्चों, तो हम लोग के पास E इंटू क्यू हमारे पास है. E y की तरफ वाला फोर्स मांगा गया है तो y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यानी कि 1 इंटू क्यू. तो 1 न्यूटन हो गया y की तरफ और ये 10 न्यूटन हो गया y की तरफ, यानी कि 10 क्यू और ये 1 क्यू. 11 क्यू का फोर्स लगेगा पॉजिटिव y की तरफ, ये y कंपोनेंट वाला. तो बी ऑप्शन में है हमारे पास 11 क्यू, है ना. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लो. ठीक है, 11th करके देखो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की घंटी बजाएगा. ठीक है, this one, proton is released from rest in a room
इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। तो आप मान लो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट की ओर जा रहा है चार्ज पार्टिकल। तो आप लोग क्या करो, ऐसे दिखा दो, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, ठीक है। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, रिलीज है, मतलब वेलोसिटी दी नहीं गई है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, u जीरो। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, केस 2, जब नॉर्थ की तरफ फेंकेंगे इसको ऐसे विथ ए स्पीड v नॉट, इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ऐसे चला जाएगा इधर 3a नॉट से, है ना, इधर घूम गया। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ट्राई करो। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम हमको फाइंड करनी है। खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी, क्योंकि ये है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी भी है, मज़ेदार है, थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो केस 1 में जब कोई वेलोसिटी नहीं दी गई थी, सिर्फ रिलीज किया गया था, तो ये अपने आप जा रहा था वेस्ट की तरफ। इसका मतलब आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोगों ने किया तो है फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स वाला, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स ही नहीं लगाएगा ना, कुछ फोर्स नहीं लगाने वाला। यानी कि जब हमने इसको रिलीज किया था तो मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर रहा था, उस टाइम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स था। और इलेक्ट्रिक फोर्स का काम क्या है, किसी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ले जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स लगा रहा था इस तरफ। प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तभी ऐसा पॉसिबल है। When it is projected north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3a naught। अब ये जब हमने ऊपर फेंका है नॉर्थ की तरफ, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद अभी मालूम हो रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी होगा चार्ज पार्टिकल के पास, मैग्नेटिक फील्ड वहां मौजूद रहेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, घूम गया, ये सर्कुलर मोशन टाइप हो गया, तो क्या लिखेंगे, बी क्यू वी नॉट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहां से रेडियस हो जाएगा एम वी नॉट अपॉन बी क्यू। लेकिन हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो रेडियस की बात नहीं करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सेलरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स, पहले एक्सेलरेशन ए नॉट था, अभी 3a नॉट हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी एक्सेलरेशन बढ़ गया। सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी, ये जो फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 3a नॉट, 3a नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स था ई क्यू, वो कितना लगा रहा था, m इंटू ए नॉट। यहाँ मैग्नेटिक प्लस मिल के लगाएगा, सॉरी ये दोनों मिल के लगाएंगे 3m ए नॉट, और ये अकेला लगा रहा था m ए नॉट। ये था इनिशियल कंडीशन, ये हो गया फाइनल कंडीशन। बढ़िया, अब इन दोनों को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मुझे E इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन क्यू। तो देखो एम ए नॉट अपॉन क्यू, यहाँ क्यू नहीं लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, एम ए अपॉन क्यू, ये बी में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, और सी में भी लिखा हुआ है, डी में भी लिखा हुआ है। ये फंसाने वाला काम कर रहे हैं। अलोंग वेस्ट होना चाहिए, तो वेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, बी और सी। तो ये रूल आउट हो गया, ये ईस्ट लिखा हुआ है, पॉसिबल नहीं है, ये भी ईस्ट लिखा हुआ है, पॉसिबल नहीं है,
बी और सी ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है, आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ आप ई क्यू की जगह डाल दो एम ए नॉट, तो बी क्यू भी मेरे को मिल जाएगा 2ma0, यानी कि Q और V दोनों नीचे आ जाएंगे, 2ma0 अपॉन क्यू भी हो गया, 2ma0 अपॉन क्यू भी, 2ma0 अपॉन क्यू भी, दोनों में सेम ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखो किधर होगा, फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स इधर है, V क्रॉस B होता है बच्चों फोर्स, फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखेंगे, राइट, थंब दिखा रहा है फोर्स, पाम, पाम मेरा ओपन हो रहा है अंदर की तरफ, ऐसा, अंदर मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है बच्चों, V क्रॉस B फोर्स लग गया, तो ऊपर की तरफ लग नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्थ, ये ऐसे नॉर्थ की तरफ तो वेलोसिटी है, V है इधर, ऐसे दिखाएंगे हम लोग। एक्चुअली प्लेन को हम लोग को प्लेन ऐसे करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ की तरफ गया ऐसे चार्ज पार्ट की, लेकिन फोर्स लग रहा है वेस्ट की तरफ, तो हम हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, थंब शोज द फोर्स, तो ये जो हमारा पाम नीचे ओपन हो रहा है, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये डाउन वाला होगा, सो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। एक्चुअली जब हम प्लेन की बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात होती है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल जब इधर जा रहा है, इधर जाके फिर इधर मुड़ गया, दैट मीन फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो मैं पाम को अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करूंगा लाइक दिस, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th एंड 13th, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चंस को। Electron of mass me, initially at rest, moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. Proton of mass mp, also initially at rest, takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio t2 by t1 is nearly equal to. Electron of mass me initially at rest moves to a certain distance in uniform electric field in time t1. ठीक है, कुछ डिस्टेंस तक तो गया वो इन टाइम t1। इलेक्ट्रॉन, कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो मूव करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप यूं कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाएगा वो अपने से अपोजिट लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं कोई छोड़ दूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर लगेगा फोर्स अपोजिट, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट फोर्स। पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता फोर्स, इस चीज का ध्यान रखना है। अ प्रोटॉन इनिशियली एट रेस्ट टाइम t2 ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो टाइम t2, इसके लिए टाइम t1 लग रहा है, डिस्टेंस x गया होगा, और इसके लिए टाइम t2 लग रहा हुआ, डिस्टेंस सेम है, x ही लिया गया है, रेशियो t2 by t1। तो सबसे पहले आप लिखोगे फोर्स, F इज इक्वल टू EQ इज द फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से आपको मिल जाएगा EQ by m, दिस इज एक्सेलरेशन। तो हम लोग लगा सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें u 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए, तो मास ऑफ प्रोटॉन यहां कर दो, ठीक है, t1 टाइम, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए t1 टाइम है, सॉरी, तो मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम t1, यहां इलेक्ट्रॉन कर देते हैं me। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, तो डिस्टेंस x क्या लिखेंगे, हाफ
EQ। प्रोटॉन जो होता है वो 2000 टाइम्स हेवियर होता है, अप्रॉक्स 2000, 1800 समथिंग होता है, लेकिन 2000 ले लेते हैं। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है 1836, तो 1836 ही लेके देखते हैं क्या पता। 1836 ME मास ऑफ प्रोटॉन, याद कर लो बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये। और ये टाइम लेना पड़ेगा T2। दिस वन हमें रेशियो फाइंड करनी है T2/T1, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इस इक्वेशन को आ जाएगा रेशियो। तो क्या लिखें, हाफ EQ अपॉन 1836 ME T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ EQ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर। हमको T2/T1 फाइंड करनी है। EQ/ME, EQ/ME कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो ये हो गया T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, दैट इज 1836। ठीक है, 1836। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा इसके ऊपर। अच्छा, इस नंबर के लिए हमारे पास यहाँ रूट नहीं आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ME रहने देते हैं, इसको MP मास ऑफ प्रोटॉन रहने देते हैं, क्योंकि ME AP लुक्स बेटर। यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है हमारे पास, ये कंफ्यूज करने के लिए था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ ME, ये हो जाएगा मास ऑफ MP, राइट इट, मास ऑफ MP। ठीक है, और इसे हटा दो आप लोग, ये हट गया। इसको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी x है, ये भी x, दोनों इक्वेशन में x, बोथ आर इक्वल टू x। तो हाफ EQ अपॉन MP T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ EQ अपॉन ME इंटू T1 का स्क्वायर। सो हाफ EQ/2, EQ/2 तो कट जाएगा, दिस इज T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, दिस इज MP/ME। MP/ME आ रहा है हम लोगों का, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, T2/T1 अंडर रूट MP/ME। ठीक है, अंडर रूट MP/ME, ये बी ऑप्शन आ गया हम लोगों का। चलो अच्छी बात है, दूसरा ट्राई करो बच्चों। करें, 13th वाला करना है, इजी है, आप लोग देखो, ट्राई करो, शायद मेरे बताने के पहले ही हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, यहाँ मास की बात हो रही है, 200 ग्राम मास है, एंड लेंथ 1.5 मीटर। ग्राम, दैट मीन्स 0.2 kg, लेंथ 1.5, लेंथ है 1.5 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, सस्पेंडेड है बच्चों, ये ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, मीन्स सस्पेंडेड है। एक चीज जान लो बच्चों, किसी का भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है, वेट तो नीचे ही लगेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, वेट तो नीचे ही लगेगा। सो दिस वेट mg एक्ट डाउनवर्ड, लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है?
जरूर कोई फोर्स होगा जो इसको ऊपर की ओर लग रहा होगा होल्ड करने के लिए। चलो अच्छी बात है, मैग्नेटिक फोर्स है BIL किसी वायर पे, ये इसको होल्ड करके रखेगा ऊपर की तरफ। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर BIL। अब ये सस्पेंडेड है, मतलब ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है। इसका मतलब टोटल फोर्स बैलेंस है। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स टोटल इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स टोटल, ये लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मास गिवन है 0.2 kg, जी लेनी है 9.8, करंट है 2 एम्पियर, लेंथ है 1.5। इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसको इसको करेंगे 0.1 हो गया। ये 9.8 पसंद नहीं है, पता है 910 दे देना चाहिए था। 98/15 करेंगे तो 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 6 से थोड़ा ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 6.45, 6.5 ऐसा कुछ आ सकता है। 6.5 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.6 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, 0.6 वाला, और कोई है नहीं। ये हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत 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 गलत। ठीक है बच्चों, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी आ जाए तो ऑप्शन तो गिवन है ना। MCQ का ये फायदा है कि भाई ऑप्शन तो सामने दिख रहा है, आंसर तो दिख रहा है, इसी में से कुछ होगा। नेक्स्ट, एमीटर 0.5% ऑफ मेन करंट। देखो बच्चों करके देखो, इजी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा लॉलीपॉप है। ट्राई करके देखो। एमीटर 0.5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वानोमीटर। हमारे पास हम लोगों ने किया हुआ है बच्चों, ये गैल्वानोमीटर है। हम लोग गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है ना। पैरेलल में लगाएंगे स्मॉल रेजिस्टेंस R, ठीक है। करंट यहां से आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक है। 0.5% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वानोमीटर, तो यहां लिखेंगे 0.5/100, ठीक है। यानी कि 99.5% करंट इसमें से जाएगा, तो यहां लिखेंगे 99.5 I/100, ये चला जाएगा हमारा। तो बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर की रेजिस्टेंस, ये पूरी रेजिस्टेंस एमीटर की होगी, यहाँ 2 रेजिस्टेंस यूज होता है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इन दोनों को पहले रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें R फाइंड करनी है। दिस 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो R के पास वोल्टेज क्या होगा, R इंटू 99.5 I/100, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज ही तो होता है। दिस इज द वोल्टेज इन R, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इन गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, G इंटू 0.5 I/100। तो यहां से I/100 गया, यहां से I/100 गया, तो बचेगा कितना, R इज इक्वल टू G इंटू 0.5/99.5। कुछ कटेगा क्या, G5/995 कटना तो चाहिए, यानी कि G/199 आएगा कट के, यही तो आएगा, कट जाएगा ना, G/199, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्ज लॉ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। वेक्टर्स लॉ, वेक्टर लिखने ही नहीं आता है तो मार खा जाते हैं। तो क्या किया जाए, μ0/4π, देखो इसमें क्या है, μ0/4π गायब है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। I इंटू DL तो होता ही नहीं है बच्चों, I और DL एक साथ रहते हैं, I और DL क्रॉस R, हाँ ये ऑप्शन है,
जब हम क्रॉस को खोलेंगे, हम लोगों ने किया हुआ है डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल एक वेक्टर है, क्रॉस आर वेक्टर है, अपॉन आर क्यूब करते हैं। जब क्रॉस को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्रॉस हटेगा तो आएगा आई डी एल आर इंटू साइन थीटा, है ना, अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से आर आर कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। ये था इसका स्केलर फॉर्म, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म भी नहीं भूलने का, एग्जाम में आते हैं ये सब, लिख लो। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म करने के बाद अभी कर लेते हैं दूसरे वाला चीज। फॉलो सिलिंड्रिकल फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ द करेक्ट रिलेशनशिप बी वर्स। हाँ बच्चों, ये मैंने रिवीजन वाले वीडियो में ना इसका डेरिवेशन भी करवाया है। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें मांगी गई है वो पहले वाले वीडियो में मिस था, लेकिन अभी जो मैंने वीडियो बनाया है रिवीजन वाला, उसमें ये है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो बच्चों। रिवीजन वाले में हम लोगों ने लिखा था इसे, आज पिंक से लिखा जाए, पिंक पिंक, यस। हम लोगों ने लिया था एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ऐसा सिलिंड्रिकल वायर, है ना, वायर है, ये पूरा मास है, मतलब इसके पास, ये हॉलो वायर नहीं है, ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस है ए। करेक्ट ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर। अब ये एक्सिस लिया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर। आर एक डिस्टेंस है जो यहाँ भी हो सकता है, बाउंड्री पे हो सकता है, या नहीं तो बाहर हो सकता है। 3 केस किए थे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब अंदर की बात थी, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब बाहर की बात थी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये था हमारे ग्राफ, ऐसा मिलता था। डायरेक्टली रिलेशन ग्राफ यही होता है, लीनियर होता है, और ये इनवर्स का है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हम लोगों ने किया था, दिस वन एग्जैक्टली। ठीक है, सो देखने का चाहिए, वो जरूर देखना, वो वाला वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको। 17th and 18th, large magnet is broken into 2 pieces so that their lengths are in the ratio 2:1. The pole strength of the 2 pieces will have ratio. बताइए पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बेटा देखो, हमारे पास ये क्या है, बार मैग्नेट है, इसको तोड़ देंगे ना तो ये ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो ऐसे तोड़ने से पोल स्ट्रेंथ कभी वीक नहीं होता, पोल एज इट इज रह गया हमारा। साइज ऑफ द पोल देख लो सेम है, पोल रिमेन सेम 1:1, ये वाला। 18th करके देखो, गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ ट्राई करो बच्चों, इजी है। हो गया बच्चों 18th, तो बता दो। चलो करते हैं। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज, क्या है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज बी डॉट एस, डेल्टा एस, डेल्टा एस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस, देखो जो मैग्नेटिक, जो हम फ्लक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग एरिया ले लें, पूरा एरिया इनक्लोज कर लें, मान लो मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो हम लोग किसी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, भाई जितना जा रहा है उतना आ रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते।
मोनोपोल्स मतलब सिंगल, अगर सिर्फ मैं बोलूं कि मेरे पास नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, सिर्फ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप मैग्नेट को तोड़ भी दोगे ना तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यू कांट सेपरेट द टू थिंग्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे एग्जिस्ट टुगेदर ऑलवेज। तो ये जो क्लोज कर्व बनता है, ये जो कर्व है, ये जितना फील्ड यहां से गया उतना ही फील्ड तो यहाँ इंटर किया, तो टोटल फ्लक्स पूरे में कितना, जीरो ही लेंगे, हमेशा हमेशा ही जीरो आने वाला है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी अलग नहीं हो सकते, दे एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, सी ऑप्शन। ध्यान से देखना है बच्चों। नाइनटीन्थ, at a place angle of dip is 30 डिग्री। कोशिश करो बच्चों, बड़ा ही इजी है। एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री बोला गया है बच्चों। हम लोग एक काम कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप आप समझ लो पहले क्या होता है। सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो ये अपने आप को अलाइन करेगा अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऑफ दिस अर्थ। किधर? अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ, मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा एंगल बनाएगा, जो नॉर्थ साउथ है ना अर्थ का, उसकी तरफ ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल बना के रहेगा। वी कैन एज्यूम ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस, वी कैन एज्यूम ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस मार्कर, ये मार्कर है, स्केच पेन कह लो, मार्कर कह लो, मैग्नेट है, मैग्नेट के प्लेन, ये जो प्लेन हमने लिया है मैग्नेट के थ्रू पास कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक प्लेन होगा एग्जैक्टली जो नॉर्थ साउथ के लिए होगा, वन प्लेन इज फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऐसा। दो प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेट से पास करेगा, इसके प्लेन से पास करेगा, और दूसरा प्लेन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ होगा, एग्जैक्टली अर्थ वाला नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसी को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और एक रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एक रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको लिख लो बच्चों। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप ले लो ऐसा एक प्लेन ले लिया हम लोगों ने, मैग्नेटिक मेरिडियन। एक प्लेन ले लेते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, दो प्लेन की बात हो रही है। तो हमें इसी प्लेन की बात करनी है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके हम टू कंपोनेंट ले सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। दिस वन, दिस वन, दो पेज की तरह आप ले सकते हैं, एक पेज इधर एक पेज इधर, कॉपी के दो पेज, जो आपकी नोटबुक है ना उसके दो पेज। तो यहाँ पे ले लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगा रिजल्टेंट।
दिस रिजल्टेंट मेक सम एंगल डेल्टा, ऐसा डेल्टा विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप को डिफाइन कैसे करेंगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मेक सम एंगल अल्फा या एनी एंगल with the horizontal component of Earth's magnetic field, that is called angle of dip। ठीक, और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक प्लेन हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा प्लेन होगा, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, या आपको इसको ध्यान से देख लो, इस चीज का इस्तेमाल होने वाला है। इसे हटा देते हैं। अब देखो, प्लेस एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है। If horizontal component of Earth's field is capital H, then the total intensity of magnetic field will be, total magnetic field का मतलब R मांग रहा है, R की डिमांड कर रहा है हमसे, तो कर लेते हैं। हमारे पास ये V था, ये H था, ये R था, सॉरी ये V है, मैं बोल V रहा हूँ, लिख H रहा हूँ, ये V है, दिस इज योर डेल। 30 डिग्री बोला गया है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ डेल बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ऑफ डेल्टा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री है, ये तो गिवन है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, दिस इज h/r। तो यहाँ से जो r आएगा वो आएगा 2h/√3, r हो गया 2h/√3, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, इजी है, बढ़िया है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये तो सिलेबस में हट गया है बच्चों, इसलिए इस पर छोड़ दो आप। दूसरा, आप तो समझ गए होंगे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो कि हाँ ये टॉपिक छूट गया या कुछ भी छूट गया, आप मैसेज कर सकते हो, आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है बच्चों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।